तीन चीज़ों को हमें आज बिल्कुल अपने अंदर आत्मसात करना है, जो मेरा आप लोगों से निवेदन है। और ये मित्र भाव के साथ निवेदन है, क्योंकि ज्ञान की भूमिका ये कहती है कि ज्ञान में कोई गुरु नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं? ज्ञान में वस्तु जब समान होती है तो इतने देर के लिए कोई गुरु होता है जब तक वो वस्तु दूसरे तक नहीं जाती है। जैसे ही वस्तु दूसरे में चली जाती है तो जो गुरुपन है वो खत्म हो जाता है, वो मित्रपन में ही ट्रांसफर हो जाता है। तो जो चलने वाली चीज है वो मित्रता है, गुरु चलने वाली चीज नहीं है। उसको बहुत ज्यादा पूजा पाठ जो कर दी थी उसकी, तो उसमें बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। ये ज्यादातर यहाँ जितना भी पैमाना देखोगे तो वो जैसे गुरु कोई स्थापित हुआ और वो गुरु डब नहीं फिर जाएगा मामला फंसा। तो एक मित्र भाव के साथ में मैं आपके सामने बात रखूंगा और उसको खुले मन से स्वीकारें। सवाल उठे तुरंत पूछें, सवाल का उत्तर यहाँ आसानी के मन में उठ रहा है कि बाद में बात करें। तो तीन चीजों को मैं रखूंगा। तीन कालों में हम बात करते हैं। एक तो भूतकाल में हम बात करते हैं, वर्तमान काल में हम बात करते हैं और भविष्य काल में हमारे जो बात करने का आधार है वो तीन ही चीजों में होता है। या तो हम किसी इतिहास की चीज को, मैं इसको थोड़ा सा एक कपड़ा पड़ा है कैसे है, देखिए कोई थोड़ा मोटा कपड़ा या बाहर से कोई देख लो, नहीं तो मुझे उंगली रगड़नी पड़ेगी। ले गया तो उठा के अतीत भी लिख सकते हैं, अतीत में देखना, इतिहास में देखना, भूतकाल में देखना। तो काल की संज्ञा से मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी जब भी हम यहाँ कर सकते हैं तो जब हम इसकी ठीक समीक्षा करते हैं तो समीक्षा से हमें प्रेरणा मिलती है। ये चीज जरूर बिल्कुल ध्यान रखना सब लोग, क्योंकि सभी शिक्षित वर्ग हैं, अच्छा सोचते हैं, बहुत बढ़िया कुछ भी छोटा होता हूँ। तो पहला मैंने निवेदन क्या किया, हमें भूतकाल में हमारे पूर्वजों के द्वारा जितना भी प्रयास इस धरती पर हुआ हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं और इस कृतज्ञता पूर्वक ही हम उन सभी बिंदुओं की समीक्षा कर रहे हैं कि जहाँ पर जीने में कहीं भी कोई अधूरापन आया है और उस अधूरेपन को पूरा करने की जो प्रेरणा हमेशा उनसे मिलती रही। इसलिए भूतकाल की समीक्षा और प्रेरणा पूर्वक ही हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम तीनों को ठीक ढंग से कर लेते हैं तो इसी का नाम कृतज्ञता है। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ। पूर्वजों के प्रति बिना कृतज्ञ हुए व्यक्ति में अहंकार आएगा, वो ये सोचेगा ज्ञानी मैं हो गया। तो ज्ञान की जो प्रेरणा है, ज्ञान का जो प्रभाव है वो सतत आगे बढ़ता रहता है, पर ज्ञान निश्चित है। पूर्वजों ने जो ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान अभी होगा नहीं या ज्ञान अनिश्चित है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम ज्ञान की ओर गति कर रहे हैं। तो भूतकाल की समीक्षा क्यों, ताकि हमें प्रेरणा मिले किस बात की, उसको पूरा करने की। कोई अधूरापन हमारी जिंदगी में है, उसको हम मिलकर कैसे पूरा करेंगे। चाहे आज खेती में बदलाव की बात है, एफपीओ बनाने की बात है, साथ साथ मिलकर चलने की बात है, कृषि में सम्मानजनक आमदनी बढ़ाने की बात है। आप जिंदगी के किसी पहलू को देखो तो वो पहलू जब ही पूरा होता है जब हम कहीं ना कहीं भूतकाल को सही ढंग से समीक्षित कर लें। समीक्षा का मतलब होता है कि जो भ्रम होते हैं, मान्यताएं होती हैं, वो उनको हमको सही तरीके से उनका मूल्यांकन करना है। हमने मान लिया कि पीपल पर भूत होता है, यदि हमने मान लिया तो फिर वो भूत बना ही रहेगा। होता है कि नहीं होता है उसकी सही ढंग से समीक्षा हो। तो ऐसे कई कई शब्दों में भ्रम बने रहते हैं। हमारी चाहना बिल्कुल ठीक होती है लेकिन शब्द में कहीं ना कहीं भ्रम बना रहता है और हम उसको पीछे की बात को जोड़ते रहते हैं। उस किताब में ये लिखा है, उस हमारे पूर्वज ने ये कहा था। तो हम उन सब चीज़ों को प्रेरणा के रूप में स्वीकारते हुए आगे उनकी समीक्षा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक तो ये बात नहीं, तो इसी से सिलसिला आगे बढ़ेगा। दूसरा वर्तमान। वर्तमान क्या है? वर्तमान जो निरंतर है, जो निरंतर है मेरे अंदर, वही वर्तमान है।
वर्तमान काल का अभी तक सही तरीके से विश्लेषण नहीं है और उसकी वस्तु भी स्पष्ट नहीं है। तो क्या होता है, अभी जो चल रहा है उसी को हम क्या बोलते थे, वर्तमान। वर्तमान चल नहीं रहा होता, वर्तमान निरंतर है। कैसा, जो यहाँ भी था, यहाँ भी है और यहाँ भी। क्या है, जैसे मनुष्य में सम्मान के साथ जीने की चाहना पहले भी थी, अब भी है और आगे भी। मनुष्य में सुख से जीने की चाहना, मनुष्य में ईमानदारी से जीने की चाहना, मनुष्य में सत्य बोलने की चाहना, मनुष्य में अपने को विश्वास के साथ जीने की चाहना। तो चाहना का स्तर जो मनुष्य का है वो वर्तमान है। इन वर्तमान को हम जब निरंतरता में देखते हैं तो हम अपने भविष्य के प्रति क्या है, सही योजना बना पाते। योजना का मतलब है कि जब हमारी चाहना प्रयोजन से जुड़ जाती है। प्रयोजन, मैं बार बार बहुत सारे शब्द रख रहा हूं इसलिए कि ये शब्द उलझे नहीं। प्रयोजन का मतलब है कि जब तुम्हारे जीने का भी लक्ष्य एक होगा और मेरा जीने का भी लक्ष्य एक होगा तो दोनों में मित्रता होने में देर नहीं लगेगी। क्या बात मैंने कहा, जैसे अभी साथ साथ चले तो सबका मन आने का साथ साथ था, तो साधन भी उपलब्ध हुए, आना भी उपलब्ध हुआ, प्रयोजन भी उपलब्ध हुआ और सारी चीजें एक साथ मिलकर संगीत में हो गई। अब इतने सारे लोग यहाँ से जाने के बाद फिर व्यतिरेक में फंसे, इनका करना अलग, उनका करना अलग, इनका बोलना अलग, उनका बोलना अलग। तो फिर क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमारा कोई एक सूत्रता का, समरसता का और एकत्व होने का जो सूत्र था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया, वो स्थापित नहीं हो पाया। खेती में इसकी आज बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर आज हम इन दोनों मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और इसमें एक जो छोटा सा हिंट है उसको मैं दे देता हूँ। अब हम पहले खेती की समीक्षा करें कि खेती में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, कर लें इसको। तो सबसे पहले यह है कि आर्थिक असंतुलन का कोई कारण बना। सबसे बड़ी पीड़ा ये हुई कि जो उत्पादक है उसको सम्मानजनक तरीके से पैसा नहीं मिला। तो जो आर्थिक असंतुलन आया, इसके साथ में और भी कई चीजें, पर्यावरण को भी देखोगे, स्वास्थ्य को भी देखोगे। तो पर मैं छोटे तौर से कहूंगा कि अभी जो खेती में जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो किस बात को लेकर हो रही है? लोगों को पर्यावरण की ज्यादा चिंता है, स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता है, या सम्मानजनक तरीके से पैसा कमाने की ज्यादा चिंता है? पैसे की सच्चाई तो यही देखना पड़ेगा ना। चिंता उनकी भी है, जैसे कोई आदमी धरती के संतुलन की बात कह रहा है, कोई आदमी बीज बचाओ आंदोलन भी कर रहा है, अनेक अनेक तरीके से लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब एक कोमल प्रयास को देखते हैं तो पता लगता है कि किसान परिवारों की आमदनी घटी है और वो इतनी घट गई है कि वो ना तो खुद खेती करने को तैयार है और ना ही अपने बच्चे को खेती कराने को तैयार है, और बल्कि किसान परिवार में कोई लड़की शादी करने को भी तैयार नहीं है। स्थिति ये इतनी खराब है। दूसरा, सरकारों के जरिए जो खेती पर काम चल रहे हैं उनमें सरकार, कोई भी सरकार आएगी, किसानों का इतना भरपूर, जैसे कहते हैं ना, पूर्ति करना वो नहीं होगा, क्योंकि किसान का घाटा बहुत है और वो सरकार पूरा करेगी ऐसा नहीं होता। और सरकार के पास अपनी एक निश्चित भूमिका है, एक निश्चित तंत्र है, उतने में ही वो काम होगा। तो अब मैं पहले कहूँ, पहले मैं लिखता हूँ लागत आधारित खेती। हमने जो आधुनिक खेती अपनाई थी इसमें मुख्य मुद्दा क्या था? लागत आधारित खेती। अब लागत क्या थी? जुताई के लिए कोई साधन। पहले हमको जुताई करने में बड़ी मेहनत थी, हमारा समय ज्यादा लगता था, बैल हल चलाना पड़ता था, बैल को चारा भी खिलाना है, खोलना बांधना भी है, उससे हल भी चलाना है। तो हम देखें कि एक आदमी और पूरा परिवार उसी कार्यक्रम में जुड़ता था। जब मशीन आई तो पता लगा कि अब समय भी बचेगा और क्या बचेगा, श्रम भी बचेगा और काम बहुत अच्छी आसानी से होगा। तो क्या चीज आ गई? जुताई के लिए ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर के साथ में ट्रैक्टर के लिए ईंधन भी चाहिए, और यदि कोई खराबी होगी तो पुर्जा चाहिए, मरम्मत भी उसकी चाहिए। तो पता ही लगा कि जुताई के नाम पर जो भी कुछ आया उसका केंद्र क्या था? बाजार। तो पैसा कहाँ चला गया?
सिंचाई के लिए जो भी मशीन उपयोग हुई उसके लिए ईंधन पुर्जा मरम्मत कहाँ चला गया? बाजार। खाद के लिए, रासायनिक खाद के लिए किसान कहाँ गया? बाजार। बीज के लिए, दवाई के लिए, तो खेती करने के लिए जितना भी जरूरत की चीजें थी उन पर किसानों का ध्यान कहाँ चला गया? अब खेती बाजार के जरिए ही हुई। और आज ये बात पूरी तरीके से किसानों के मन में बैठ चुकी है कि बाजार से यदि कोई चीज खरीदी नहीं जाएगी तो खेती नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। खेती जब भी हो रही थी, पर उस समय कोई परिस्थिति नहीं, देश में खाद्यान्न का संकट रहा, कोई भी कारण रहा होगा, वो स्थिति बदली। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इन चीजों का पैसा बाजार में खेती करने से पहले चला गया, बाद में जाएगा? बताइए। पैसा तो पहले ही चला गया पैसा। अब आप 10 बार खेत जोतो, 20 बार खेत जोतो, उसमें कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, पैसा तो गया। इसके बाद में आपके हाथ में क्या आया? उत्पादन की बिक्री। अब उत्पादन आपके हाथ में आया, उसको बेचने कहाँ जाएंगे आप? बाजार। और उसकी कीमत कौन तय करेगा? बाजार। अब इसका प्रोसेसिंग कौन करेगा? बाजार। और कंज्यूमर को कौन बेचेगा? बाजार। तो मुझे बताओ, पूरी खेती में कहीं किसान है? इस पूरी खेती में मुझे बताइए कहीं किसान है? लेकिन मूल आधार तो किसान ही है। किसान तो कर ही रहा है, लेकिन किसान का कोई अधिकार, अच्छी बात कही है, किसान तो है, लेकिन किसान की कोई परिभाषा, उसका कोई अधिकार इसमें दिखता है? तो ये खेती बराबर चलती रहेगी तो किसको मुनाफा बढ़ता रहेगा? इतनी सी बात है। अब इस खेती को खूब करिए, कोई मदद नहीं करता, लेकिन मुनाफा किसको हो? अब कितने हड्डे तोड़ ली, और कहीं छोटी मोटी चूक हो गई तो पागल कहने में देर लगेगी। कहीं छोटी मोटी कोई गड़बड़ हो गई तो थोड़ा सी पागल कहने में देर लगाएगी। और त्यागी जी, नुकसान सबसे बड़ा किसान का, मेन बात तो ये है, नुकसान किसान का, बाकी फायदा किसी और का। देखिए, खेती हुई किसानों के लिए, और किसानों से कराई गई, और सारे वर्ग सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक वर्ग सुरक्षित है, ठीक है, व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, धार्मिक वर्ग सुरक्षित है, राजनीतिक वर्ग सुरक्षित है। कौन सुरक्षित नहीं है? किसान सुरक्षित नहीं। ये पीड़ा का विषय है। इसलिए खेती में परिवर्तन की जरूरत है। मैं इसमें कोई सिफारिश ये नहीं कर रहा हूँ कि कानून बदले जाए कि ना बदले जाए, किसी को इस भ्रम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून बदलने के लिए भी जब देश खड़ा हुआ था तब भी कोई खेती पर असर नहीं पड़ रहा था। अब कानून खत्म हो गए तब भी खेती पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए कानून बदले जाने या ना बदले जाने पर कोई बहस करने की जरूरत मुझे नहीं लगता। बहस होनी चाहिए किसानों के बीच में। बहस इस समय किसानों के बीच में जबरदस्त बहस होनी चाहिए कि हम सम्मानजनक तरीके से अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, इसकी बहस। अब इसके विकल्प में जब हम आगे बढ़े तो क्या तरीके अपनाए? इसके विकल्प में कुछ तरीके आए, मैं लिखे दे रहा हूं, क्योंकि मैं अब की समीक्षा आपके सामने करना चाहता हूं। इसके विकल्प में सजीव खेती, सेंद्रिय खेती, जीरो बजट खेती और नैसर्गिक खेती, नक्षत्र कृषि, फिर गो आधारित, जिसमें पंचगव्य की काफी चर्चा रही, फिर उसके बाद में अग्निहोत्रा, ये भी बहुत जोर से आया, फिर यौगिक खेती, फिर निटको खेती,
फिर वैज्ञानिक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने प्रिसीजन फार्मिंग और ये खेती और वो खेती, बहुत सारे तरीके किसानों के सामने आए और किसानों ने इनमें बहुत मन लगाकर प्रयोग भी किए। लेकिन ये इन सारे प्रयोगों का जो संकेत है वो कहाँ जाता है? क्योंकि जब हम लागत का जिक्र करते हैं तो लागत का जो स्रोत है वो बजट है और बजट का जो केंद्र है वो पैसा। ये चीजें हमें बहुत बारीकी से अपने अंदर ध्यान रखने की जरूरत है कि लागत शब्द जो है वो इंडस्ट्री का शब्द है और इस लागत के लिए इन तीनों चीजों पर जोर लगाया गया है। कम समय, कम मेहनत और कम लागत। कम लागत को ही इनपुट बोला गया। फिर मेहनत की बात आई तो ये मैकेनाइजेशन में चला गया, ये भी मैकेनाइजेशन में चला गया कि कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में और कम से कम लागत के आधार पर हम यदि कोई चीज खड़े करते हैं तो वहां से ये लागत शब्द का जन्म हुआ। इसको इनपुट और आउटपुट के जरिए देखा गया। यहां पर जब हम संकेत कर रहे हैं तो यहां पर भी हम कहीं ना कहीं छोटी मोटी लागत की ही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? यहां भी लागत की ही बात है। चाहे तो किसी लागत के जरिए हम सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाएं या हम नक्षत्रीय प्रभाव के जरिए भौतिक रासायनिक संरचना के साथ सूक्ष्म जीवाणु तंत्र को सक्रिय करें। पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए किसी भी वृक्षों के नीचे की मिट्टी, गाय या किसी के सहयोग से भी इन चीजों को करें। यहां इनमें कहीं भी किसी में आप खोट नहीं निकाल सकते, इनको कम नहीं आंक सकते। किसी का तरीका थोड़ा जल्दी प्रभावी है, किसी का तरीका थोड़ा कम प्रभावी है। एक लाइन में त्यागी जी बताओ वर्ग क्या क्या होते हैं सजीव खेती में जीव संसार के बारे में बात करें कि केवल भौतिक संरचना नहीं है, ये जीव संसार भी अपना काम करता है। वैज्ञानिक विधि से जीव संसार की कोई अवहेलना होती है। जीव वहां पर केवल रसायन रखा है इनपुट के नाम पर। सेंद्रीय खेती इसी से मिलती जुलती है, उसमें भी जीव पर ही ध्यान की बात है, नाम बदल दिए। जैसे इसी में एक शब्द आ गया था नैसर्गिक खेती। नैसर्गिक खेती में भी नक्षत्र का ही ज्यादा था, लेकिन नक्षत्र वालों ने अलग रख लिया। फिर एक और भी आ गया बायोडायनेमिक, वो भी नक्षत्र पर ही था। तो यहाँ केवल नाम बदले, तरीके बहुत मिलते थे छोटे मोटे। जैसे किसी ने कह दिया त्रिपुटा, तो फिर दूसरे का त्रिफला, तो उसमें क्या हुआ, किसी ने उसका अनुपात बदल दिया, 1 2 4 कर दिया, किसी ने 1 1 1 कर दिया, किसी ने 1 2 8 कर दिया। तो वो वाद पित्त को देखकर जो बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, उन लोगों के द्वारा उसके योग बनाए गए। लेकिन ये फॉर्मुलेशन कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। जैसे गोआधारित खेती है, वो यहाँ भी है, वो पंचगव्यों में भी है और वो अपने पुराने इतिहास में भी है। इसी प्रकार से अग्निहोत्र पुराने इतिहास में है। ये हवा शुद्धि के साथ है। योगिक क्रिया जो ये मंत्र के साथ है, इसमें मंत्र विज्ञान पर ज्यादा जोर दिया गया। नेटको खेती में नक्षत्रों के साथ में और सारी चीजों को जोड़कर एक तरीके से पेरिफेरियल सिस्टम बनाया गया और उसमें ये दिया कि हम सभी चीज के केंद्र में एक ऊर्जा को एक जगह रखें। यहाँ पर मेरा निवेदन ये है कि इन सारी चीजों को भी हम जब प्रयोग करने में गए तो हम लोग यहाँ रहे। किस कैटेगरी में रहे? इसी कैटेगरी में। बस हमने इनके विकल्प खोजे हैं, इनके विकल्प खोजे हैं, बल्कि इन सारी चीजों में हम कहां तक रुक गए? आपको मेरे ध्यान जा रहा ना? हाँ। ये जो चीजें थी, इन चीजों से जो हमारा ध्यान कहां तक गया? यहां तक गया। इन चीजों का कोई विकल्प हमको खोजना है। जुताई कम करनी पड़े, सिंचाई के विज्ञान को समझें, खाद कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, जमीन में कैसे बनेगा, हम कितना सहयोग करेंगे, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। बीजों पर भी खूब चर्चा हुई और नियंत्रण पर भी चर्चा। लेकिन एक बात छूट गई, जो
एक बड़ा सेक्टर था ये, इसका प्लेटफार्म बना बनाया, ये आज भी चल रहा है। तो जब आप इनके जरिए इसको तो हटा देते हो, लेकिन फिर यहां फंस जाते हो। ये समझ में आ रहा है पूरा? भाई कोई कई बहादुर मिला जो लड़ने को खड़ा रहता, बाजरे के बिस्कुट बना के कोई आदमी खड़ा हो तो यही तो खड़ा होगा। कितने लोग हैं? मतलब लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। हम अभी आप देखो कितने लोग हैं। एक लड़ाई यहाँ पूरा तंत्र से है, फिर पूरी यहाँ है, और इसमें अपने वजूद को बनाए रखना आसान गेम नहीं है, क्योंकि यह अकेले व्यक्ति का काम है। खेती वैसे ही परिवार का काम है, और फिर गांव क्यों बसे थे? ये तो परिवार और गांव का काम है। खेती गांव ही मिलकर करते थे। जब तक हमारे पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, काम जब भी होते थे, लेकिन वो मिलकर होते। 50 फावड़े वाले एक खेत में घुसे, खेत की होता ही हो गई, जब भी काम होता था। तो इस तरीके से, तो अब मेरे यहाँ कहने का जो आपको ध्यान जा रहा है कि अभी हमारा जो पूरा टकराव हो रहा है वो यहाँ, इनके बदले यहाँ। अब इनका कोई वैज्ञानिक वैलिडेशन नहीं। तो देश के जो वर्ग हैं, देश के वर्ग कौन कौन से? अनुसंधान, शोध, शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, बैंकिंग, समाज, दुनिया भर की चीजें। खेती एक विराट विषय है। अब ये सारी जो लोग हैं, इनको खाने के लिए तो अच्छा चाहिए, लेकिन ये इन तरीकों पर चर्चा करने वाले लोगों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं हो। जैसे वैज्ञानिक ने अपनी सिफारिश पेश की, ऐसे ही इस देश में वैज्ञानिकों को इनकी सिफारिशों को भी पेश करना था, वो नहीं हुआ काम। अब जब दबाव पड़ता है तो बहुत सारे लोग इसमें खड़े ही होते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो। तो ऐसी स्थिति में 10 साल से हम लोग इसी संघर्ष को देखते रहे कि यहाँ पर सब अपनी अपनी चीज को खूब अच्छा बोल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा और सही के बीच में युद्ध है। अच्छा सही भी है, इसका कोई मानक नहीं है। सभी का अच्छा सभी के लिए सही होगा, इसका कोई मानक सुनिश्चित नहीं है। इसलिए बराबर विरोध खड़े हुए, ये सारी चीजें उलझी हुई हैं। और यहां पर बड़ा नुकसान ये हो गया कि जो मन, तन और धन की जो पूंजी थी मनुष्य के पास, मन का मतलब समझने से, तन का मतलब सीखने से, धन का मतलब गति के साथ करने से। जब हम करने में जाते हैं तो सारी गति लगती है। तो गति क्या होती है? एक तो समझना और सीखना गति होती है, और एक धन गति होती है। जैसे हमने समझा नहीं तो किसी की मदद ले, पैसा दे दिया, कंसल्टेंसी आजकल यही है। और सीखना कि हमको नहीं आता तो कोई लेबर ले ली, चलो भाई हमारा ये काम कर दो। इससे नुकसान क्या हुआ कि मन और तन से जो व्यवस्था को समझना था, ये मैंने व्यवसाय की पूंजी इसलिए लिखा है, ये बताना इसलिए था। अब यहाँ थोड़ा सा एफपीओ को भी ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ मैं निवेदन कर दूं, फिर खेती के बारे में चर्चा करें। समझना, सीखना, यदि मन और तन के योग से हम आगे बढ़ते हैं तो खेती व्यवसाय के रूप में बदल जाती है। उसमें इनकी मदद तो होती है, लेकिन बिना इनकी मदद कोई काम नहीं करता। ये पूरा ध्यान मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि मैं कोई किसी चीज की ठेकेदारी नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता, किसी को नकारता नहीं, सबको स्वीकारता हूं। लेकिन ध्यान ही रखना कि चूक कहां हो जाएगी। यदि आप केवल यही बात करते रहे तो यहां बात करने में आप यही खड़े हैं। पर फर्क इतना है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं रसायनों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आपके लिए जो सम्मानजनक चीज चाहिए, जो परंपरा में जाए, जो और लोग भी अपनाएं, अपने पड़ोसी भी देखें और भी देखें, वो चीज नहीं है।
तो उस चीज को होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी तीनों पूंजी मन तन और धन, अभी हम किसको देख रहे हैं, आप बताइए इन तीनों में किस पर ध्यान ज्यादा है? बिल्कुल धन पे ही है ध्यान। मन भी कोई मेरे पास पूंजी है, मेरे समझ नाम की भी कोई चीज है, और मेरे शरीर में भी कोई मेहनत है, इस पर आदमी को भरोसा नहीं है। किस चीज पर भरोसा है? पैसा होगा तो सब काम हो जाए, ऐसा होता नहीं। तो मैं यहाँ दो चीज स्पष्ट कर रहा हूं, जब केवल हम इतने कॉलम में ध्यान रखेंगे, इसका नाम व्यापार है, और जब हम इतने कॉलम में ध्यान रखेंगे, इसका नाम व्यवसाय। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसी एक्ट में सफल होंगी, यहां डूब जाएंगी। हम लोग लिख के दे रहे हैं पूरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट, चाहे वो समिति बना लें, समूह बना लें, आपस में एक दूसरे की जेब काटेंगे या किसी तीसरे की जेब काटेंगे, क्योंकि लाभ का फंडा है जेब काटना। ये व्यवसाय व्यापार में थोड़ा डिफरेंस मैं सेम ही व्यवसाय समृद्धि के लिए है, सही लेना सही देना, प्रकृति की व्यवस्था का स्वरूप है। और यहाँ क्या है, कम देना और ज्यादा देना। ये लाभ केंद्रित है, ये समृद्धि केंद्रित है। समृद्धि माने दोनों ओर बढ़े, जब ये बढ़े तो ये भी बढ़े। मतलब हम 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें से एक ही आदमी ये सोचने लगा कि बस मेरी तरक्की हो जाए, इसकी हो या ना हो, चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। समृद्धि का मतलब है समानांतर वृद्धि, सभी की वृद्धि, सम्यक वृद्धि, सभी में बराबर वृद्धि हो, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। और आदमी ने क्या बनाई हुई है? अभी ये चल रही है कि ये चल रही है? 100% ये चल रही है। बताना चाह रहा हूँ आपको, निवेदन समझने की सभा है। अब सभी तपस्वी हो, सारी ये चल रही है, सारे दिन मनुष्य की सुई इससे घूम रही है। हम यहाँ खूब अच्छी चर्चा करते हैं, हम देखते रहते हैं, लोगों को नींद आने लगती है, बीच में से हम एक लाइन छोड़ते हैं, ऐसा करोगे तो आपको इसमें से 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब उन्हें पहली बात सुनी तो अरे कुछ छूट गया, मुझे ऐसा बोलता है कुछ छूट गया, पहली वाली लाइन बताओ क्यों बताओ? क्योंकि जहां हमारा जो मान्यता है, ये सारा हमारी सोच का खेल है। यदि हमारी सोच में ये आ गया तो हम 3 काम लिख लीजिए। विश्वासघात जरूर करेंगे, रहस्य के साथ जरूर चलेंगे, और झूठ बोलने में कतई भी नहीं सकते। 3 चीज पक्की है, चाहे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। लाभ कमाने वाला व्यक्ति इसके बिना नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टर्नओवर बढ़ता है। क्या बढ़ता है इसमें? टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? दूसरे की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में रख लिया। यहाँ क्या बढ़ता है? यहाँ टर्नओवर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पैसा यहाँ भी चलेगा, बहुत चलेगा, लेकिन यहाँ टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। यहाँ क्या बढ़ेगा? विश्वास। यहाँ समृद्ध परिवारों की संख्या बढ़ेगी। समृद्धि के साथ जीने वाले परिवार। तो बैलेंस शीट किस चीज की बनेगी? किस चीज की बननी चाहिए? ऊपर वाले की। ये 2 करोड़ 500 करोड़ की बननी चाहिए, या 200 परिवार समृद्ध हो गए? उनकी बनेगी 200 परिवार। 200 परिवार। और कौन बना सकता है? किसान। ये मजबूत आदमी के मुंह से निकलेगा, जो तैर जाना उधर उसके मुंह से निकलेगा खट। ये काम किसान ही कर सकता है, सरकार का काम ये नहीं है। व्यापारी तुम्हारा काम क्यों करेगा? व्यापारी ने किया उसके पैसे ना लग रहे हैं। हाँ, नहीं, वो एक अलग प्रक्रिया हो गई। जब सारा दौर इससे गुजर रहा है तो सब किसको पूजेंगे? झुक रही है। देखिए, फिर मैं सारी चीजों को खोल देता हूं। एक है धर्मतंत्र, एक है राजतंत्र, एक है
समाज तंत्र, एक है व्यापार तंत्र। इनके काम क्या है? इनके काम है, धर्म तंत्र का काम है मनुष्य आचरण से संपन्न हो। क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? राजतंत्र का, राज्य व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी अभाव और वितरण का दोष ना हो, सभी संसाधन पूरे बने रहें, सभी को बराबर मात्रा में उपलब्ध हो और सभी खुशहाली के साथ जिए। समाजतंत्र का, समाज व्यवस्था में जीने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी से भी भयभीत। व्यापार तंत्र का, किसी के पास भी किसी चीज की खाने पीने की कमी ना हो। गलत आशय से तो नहीं बने ना ये? सही है, सही है। अब इनके होते हुए क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है इनका सारा। जो होना चाहिए उसके टोटल का टोटल उल्टा है। क्यों है? क्योंकि चाहना और कामना से काम नहीं चलता, हमें उसकी पूरी चीज को समझना होगा। और यहां मैं एक बात आपको इशारा करना चाहता हूं कि जब ये व्यापार तंत्र आया है, इसके बाद में इन तीनों का क्या हाल है मुझे बताओ। ये व्यापार तंत्र के साथ चल रहे हैं, मतलब व्यापार तंत्र इन पर हावी है या ये व्यापार तंत्र पर हावी? व्यापार तंत्र हावी है। समझ में आ रही है? तो अब राजनीति नहीं हो रही, क्या हो रहा है? ये व्यापार केंद्रित राजनीति है, ये व्यापार केंद्रित समाज तंत्र है, ये व्यापार केंद्रित धर्म तंत्र है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब धर्म गद्दी को भी उतना ही बड़ा सिंहासन चाहिए जितना राजा का है, उतने टर्नओवर हैं, मंदिरों में सोने के भंडार भरे पड़े हैं, मंदिरों के टर्नओवर राज्य सरकारों के बराबर हैं, ज्यादा है। और कोई पूछने लगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले हमारा काम तो हलवा खाने का है। ठीक है ना? इसमें किसी का विरोध नहीं है, केवल सचेत करने की बात है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। इस धरती पर हम सबको जीना है और सभी जीने की कामना से ही धरती पर पैदा हुए हैं। सब खुशी के साथ जी सकें, सभी भय मुक्त होकर जी सकें, सभी को न्याय उपलब्ध हो, सभी को सम्मान उपलब्ध हो, सभी में विश्वास हो, ये कामना सबकी है कि नहीं? हो रही है किसी की पूरी? और सबका काम जोर शोर से चल रहा है। इसलिए परिवर्तन केवल खेती में होगा ऐसा नहीं है। क्या होगा? इस समूची व्यवस्था में ही परिवर्तन की जरूरत। इसलिए बार बार कुछ दूरदर्शी लोग बोल रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन वो शब्द पूरा नहीं है, कहेंगे तंत्र परिवर्तन। मनुष्य ने जितने तंत्र बनाए हैं, अब उन तंत्रों के बारे में हमको सोचना होगा। ये तंत्र बने हैं तो क्यों बने? तो एक तो मेरा मन ये था कि आप सब अपने बहुत खुले विजन के साथ इन सारी बातों को सोचें, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था में सोचने का अधिकार हर व्यक्ति में है, बोलने का अधिकार हर व्यक्ति में है, करने का अधिकार हर व्यक्ति में है। आप मर्जी से जो चाहो कर सकते हो, आप मर्जी से जो चाहो बोल सकते हो, आप मर्जी से जो चाहो सोच सकते हो। लेकिन सोचना, बोलना और करना, इन तीनों का मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा कि मैं उन चीज़ों को सोच रहा हूँ जिनको मुझे सोचना नहीं चाहिए, मैं वैसा बोलता हूँ जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, और वैसा करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा? गाड़ी सब फंस गई। आपने अपनी मर्जी से किया, आपने अपनी मर्जी से किया। तो खेती में एक मौलिक सिद्धांत को समझने के लिए मैं आपको इन सारे मुद्दों को ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल गड़बड़ यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, ऐसा नहीं है। अब गड़बड़ को पूरा देख लेते हैं, तो पूरी गड़बड़ को इस चित्र से देखिए। ये पूरा चित्र देखने में समझ में आता है। धरती जिसे हम बोलते हैं, उसमें कुछ क्रियाएं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, हवा, पानी, और इन सारी चीजों को देखोगे तो धरती के पूरे सतह का जो वातावरण है,
जिसमें हर जीव जानवर सांस ले सकते हैं, हर जीव जानवर जिसमें जी सकते हैं। कितनी गर्मी होगी, कितनी सर्दी होगी, कितनी बरसात होगी, मौसम कब बदलेगा, हवा की गति, नमी, विरलता क्या होगी, ये मनुष्य की बनाई हुई है या पदार्थ अवस्था की बनाई हुई है? पदार्थ अवस्था की। सीधा सा उत्तर क्या आएगा? क्या उत्तर आएगा? प्रकृति ने किसी ने बनाया है या बनी बनाई है? बनी बनाई है। क्योंकि यदि आप ये कहेंगे कि ईश्वर ने बनाया तो फिर ईश्वर को ढूंढो, वो मिला नहीं। वो मिलना है। तो व्यवस्था को समझना है, क्योंकि व्यवस्था के साथ जीना है। व्यवस्थापक को खोजना है। खोजना है क्या? व्यवस्थापक है ही नहीं, खोजोगे क्या? व्यवस्थापक तो खुद बनना पड़ेगा जी। तो व्यवस्था है और व्यवस्था को ही समझना है और व्यवस्था को समझकर जीना है। तो यहाँ क्या पता लगी कि धरती ने परिणाम सहित अपनी एक व्यवस्था बनाई हुई है और उस परिणाम से ही धरती का विकास प्रारंभ हुआ। धरती का विकास प्रारंभ हुआ तो कैसे हुआ? क्या बने? अब पेड़ पौधे बने तो किस चीज से बने? एक सुंदर सूत्र है जो आपके लिए बहुत मार्ग है। जब भौतिक रासायनिक क्रिया समृद्ध हो जाती है, समृद्ध कहते हैं पूरी हो जाती है, तो तुरंत धरती अपने में एक नृत्य करती है। धरती में एक पूरा उत्सव होता है अपने में ही, जैसे खुशी। जैसे कभी अब मैं आपसे पूछूं, जब आपको बहुत खुशी होती है तो क्या करते हो? नृत्य करते हो? नहीं करते हो? कहीं भी खड़े होगे, जब आदमी को बहुत खुशी होगी तो उसके शरीर में नृत्य होगा। तो धरती में भी जब पूरी खुशहाली, जब अपनी धरती अपनी अवस्था में पूर्ण विकसित होती है, तो उसी नृत्य के जरिए धरती में यौगिक क्रिया संपन्न होती है। और उस यौगिक क्रिया का मूल सिद्धांत जो है वो दो चीजें अपने आचरण को छोड़कर एक तीसरी चीज को बनाती हैं, और यहाँ से शुरू हुआ पानी। तो धरती की सबसे पहली यौगिक क्रिया है पानी। अब पानी की भूमिका समझ लीजिए। पानी का काम क्या है? एक जलने वाली चीज है और एक जलाने वाली चीज है। एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और दोनों ने मिलकर क्या काम किया? एक जलने वाली और एक जलाने वाली, और बन क्या गया? प्यास बुझाने। तो प्यास के सिद्धांत को यदि मानव जाति समझ गई होती तो प्यास किसको लगती है? प्यास धरती की भी है, प्यास पेड़ पौधों की भी है, प्यास पशु पक्षी की भी है, और प्यास और मानव ने अपने जीने के लिए जितने पानी का प्रयोग किया है, तो पानी के प्रदूषण का कारण कौन है? केवल मानव। धरती पर संख्या में सबसे कम और उपलब्धता में पानी विराट, और फिर भी क्या कह रहे हैं? आने वाला युद्ध जो है वो पानी पर होगा। तो युद्ध तो तुम किसी बात पे भी कर लो ना। ये पानी का संरक्षण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने प्यास के महत्व को नहीं समझा। धरती को भी प्यास लगती है, इसलिए बादल आते हैं, बरसते हैं, तो पानी का अभिसिंचन होता है, जमीन का अभिसिंचन होता है। और यदि पानी की इतनी ज्यादा जरूरत होती तो बरसात हर समय होती ना। तो जो वर्षा काल है वो जमीन के लिए पर्याप्त पानी का सिद्धांत है। उससे भिन्न जितने पानी की व्यवस्था है वो कृत्रिम रूप से हम देंगे, तो उसमें क्या होगा? हमें ध्यान रखना होगा कि वो हम सिंचाई के रूप में दे रहे हैं या भराई के रूप में दे रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, प्यास नहीं बुझा रहे हैं, बल्कि उसका दम घोट रहे हैं। पानी मांगा था 1 गिलास और हमने उसकी गर्दन पकड़ के बाल्टी में दे दी। क्यों? क्योंकि हमें प्यास के बारे में पता नहीं। तो एक धरती की क्रिया में जब पेड़ पौधों के अवशेष जाते हैं और जीवाणु जब ढंग से काम करता है, तो जीवाणु क्या चीज है? वो प्राण कोशिका का एक स्वरूप है, और प्राण कोशिका का स्वरूप है, उसमें श्वसन की क्रिया है। श्वसन की क्रिया यदि पूरा पानी भर दिया तो श्वसन की क्रिया चलेगी? नहीं चलेगी। क्या हो जाएगा? जितने समय में आपने पानी भरा है इतने समय में बैक्टीरिया मर जाएगा। और बैक्टीरिया कितने घंटे में मरेगा? जो बैक्टीरिया धूप देखकर मर जाता हो, जो बैक्टीरिया थोड़ी सी घटना विपरीत होता ही खत्म हो जाता हो, जो गंध से खत्म हो जाता हो, और वो 24 घंटे पानी भरने से जिंदा रहेगा? 40-50 सेकंड का ही पूरा जीवन पूरा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ
कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि इन सारी चीजों में जो भी सेल संरचना है, जो प्राण कोशिका की संरचना काम कर रही है, उसमें ठोस, तरल और विरल 3 की भूमिका है। किसकी? ठोस, तरल और विरल 3 भूमिका है। ठोस पदार्थ भी सेल की जरूरत है, पानी भी सेल की जरूरत है, हवा भी सेल की जरूरत है। कौन सी जरूरत ज्यादा है? सेल की जरूरत कौन सी ज्यादा है? हवा। आप सांस लेते ज्यादा लेते हो, पानी ज्यादा पीते हो, भोजन ज्यादा करते हो? श्वास ज्यादा। तो भोजन आपका सबसे ज्यादा भोजन क्या है? हवा। दूसरा भोजन क्या है? पानी। और तीसरा भोजन क्या है? पानी। ठोस। ध्यान में कौन सा रहता है? ज्यादा ठोस रहता है, ठोस ही रहता है। अमूमन भोजन के नाम पर पूरी दुनिया में चर्चा ही केवल ठोस की है। ठोस को कितना ठूसा है, इसी का नाम भोजन। गोदाम ये है ना? गोदाम बना रखे। गोदाम बना दिया, ठीक है। जबकि भोजन क्या है? भोजन हवा है। पदार्थ की विरल अवस्था से शरीर का पोषण सबसे ज्यादा होता है, तरल अवस्था से दूसरे बार होता है, और ठोस अवस्था से तीसरे बार होता है। तो ये इसी शरीर का होता है कि जानवर के शरीर का भी होता है? समान है सब। ये जानवर के शरीर का भी होता है, और ये पेड़ की प्राण कोशिका का भी ऐसे ही होता है। जहां प्राण कोशिका काम कर रही है वहां ऐसे ही होता है। तो जब ये पानी इतना उपयोगी था, तो इस पानी का प्रदूषण मनुष्य करता नहीं करता। क्यों? क्योंकि पानी के अर्थ को नहीं समझा। तो यहाँ पर 3 क्रिया है कि हमने पानी को अभी पहचाना है, पानी को वस्तु के रूप में नहीं समझा है। दोनों लाइन को मैं साफ साफ कर रहा हूं। हमने धरती को चाहे देवता कहा, चाहे धरती को हमने माता कहा, हमने उपमाएं खूब बड़ी बड़ी दी हैं, हमने पंच महाभूतों की चर्चा की है, हमने आत्मा परमात्मा की चर्चा की है, लेकिन हमने धरती की व्यवस्था में जो वस्तु की सच्चाई है, वास्तविकता है, उसको जैसा है वैसा नहीं समझा। इससे क्या हो गया? जब हम वस्तु को नहीं समझते हैं तो अनुमान पूर्वक कुछ भी करते रहते हैं। तुमने अपने अनुमान से किया, इन्होंने अपने अनुमान से किया, उन्होंने अपने अनुमान से किया। तो पदार्थ अवस्था में भौतिक रासायनिक क्रिया का संतुलन है। बाहर से जो चीज आप डालेंगे उससे संतुलन बिगड़ेगा। इतनी सी बात है। अब रासायनिक खाद डाल लो, आप कुछ भी डाल लो, आप ज्यादा करके गोबर भी ज्यादा भर के डाल दोगे तब भी बिगड़ेगा। भैया कोई कहने लगे मैं तो 10 टोली बीघे का डालूंगा, डाल लो, बिगड़ेगा उससे भी। तो एक यहाँ निश्चित कार्यक्रम है। क्या निश्चित कार्यक्रम है? जब इसका और इसका तालमेल होता है तो एक CN रेशो के जरिए एक कार्बन और नाइट्रोजन की स्थिरता के साथ में वो कार्बन 14 टेस्ट का एक जिक्र करते हैं सब वैज्ञानिक, उसके आधार पर कुछ चीजें तोली गई हैं। लेकिन मूल क्रिया इतनी होती है कि यहाँ इसके द्वारा जब ये पैदा होता है तो नियम है पूरकता, और ये जब धरती को वापस होता है तो ये भी पूरकता में, उपयोगिता में बदल जाता है। क्या उपयोगिता है? धरती की उर्वरता बढ़ जाती है। जहां पहले एक पेड़ खड़ा हुआ था वो 1000 पेड़ हुआ पैदा हो सकते हैं। तो खेत का कारखाना खेत में है, अलग बनाना पड़ेगा। हमने भी बहुत वर्मी कंपोस्टिंग बनाई थी, सब कुछ कर रहा था ठीक है, लेकिन पता लगा ये तो खेत ही काम कर रहा था अपने आप। अंत में पहुंचते तो वहीं पहुंचे ना। तो पता लगा कि इन दोनों का जो सहअस्तित्व है यही जमीन की उर्वरता है। तो मेरा एक निवेदन पहले आपको बताना है कि धरती की उर्वरता का मूल सिद्धांत है बीज और मिट्टी का सहअस्तित्व। बीज मिट्टी के साथ में आकर अपनी भूमिका में जो काम करता है उसी से जमीन की उर्वरता बढ़ती है। इसलिए अलग से भी इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें निरंतरता बनी रहे, इसमें पोषण का जो नियम है वो निरंतर बना रहे। तो कैसे होगा? जब इनमें समृद्ध हुआ तो इनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीव व्यवस्था की होगी। जानवर भी उसमें से खाएंगे, बीट करेंगे, और जितने भी जंगली जीव जानवर हैं, जो भी कोई हैं, वो सभी का इसमें निश्चित भूमिका है। मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के लिए गाय को पहचाना है। ये पूर्वजों के प्रति बड़ी कृतज्ञता है इस बात को लेकर कि उसके दूध का, उसके रहन सहन का, उसके साथ रहने का शरीर पे जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए गाय उपयोगी पशु है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। हम अतिवाद में उसकी या तो पूजा करते हैं या फिर उसमें संघर्ष करते हैं।
हमारा यहाँ भी एक निवेदन है आपसे कि हर चीज को उपयोगिता के सिद्धांत के साथ जोड़कर यदि आगे बढ़ते हैं तो दूसरे को उसकी उपयोगिता समझ में आती है। तो यहाँ पर सभी जीव जानवर वो जमीन के अंदर से लेकर जमीन के बाहर तक सारे के सारे मिट्टी के साथ काम करते हैं। अब खेल यहाँ पर क्या हो रहा है कि धरती पेड़ पौधों के लिए पूरी है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए पूरे हैं और पशु पक्षी धरती के लिए पूरे। कोई विरोध है इनमें? कोई विरोध नहीं। तो खरपतवार मिट्टी की खुराक को कम कर देते हैं और दीमक फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इस पर तुम लोगों की क्या राय है? बराबर है। तो दीमक फसल में नुकसान कर मैंने सुना है, बाकी वास्तविकता का नहीं पता। दीमक नुकसान करती है, मैंने सुना। दीमक से बढ़िया कोई डिकम्पोजर नहीं है। कोई केचुआ है दीमक, इतना बढ़िया डिकम्पोजर दीमक है, इतना कोई दूसरा डिकम्पोजर है ही नहीं। और दीमक जितनी बड़ी भूमिका में काम करती है इतना कोई दूसरा कीट भी नहीं कर रहा आसानी से। मैं तुलना तो सबकी नहीं कर रहा क्योंकि सबकी अलग अलग भूमिका, लेकिन जमीन में जहाँ से पानी है और ऊपर तक बड़ी सुरंग के साथ में काम करना, और रसों का एक बड़ा कार्यक्रम है, तापमान का भी जिसमें कार्यक्रम है, एक बड़ी भूमिका है दीमक की। क्योंकि जमीन की उर्वरता को बनाए रखने जो कार्बन चाहिए, जब कार्बन नहीं मिलता है तो वो जमीन की कहीं भी पौधे के किसी अवशेष में कहीं ना कहीं मृत कोशिकाओं को खाती है, उससे वो उस पौधे को नुकसान होता है। तो और दूसरी बात जो खरपतवारों की आई, खरपतवार जमीन की उर्वरता को मजबूत करते हैं, कभी भी कमजोर नहीं करते। वो खाते कम हैं। जब तुमने बाहर से रासायनिक खाद उसमें डाला है तो वो रासायनिक खाद को तुम्हारी फसल भी खाएगी और खरपतवार भी खाएंगे, क्योंकि खरपतवार की जड़ का जो जाल है वो प्राकृतिक है। तुमने कब बीज लगाया है, कब उसका जाल चला है कि नहीं चला है, तो तुम्हारे पौधे की जड़ में इतना दम नहीं है जितना खरपतवार में दम है। इसलिए खुराक ज्यादा किसने खींची? रासायनिक खाद। इसलिए उत्पादन घटेगा मुख्य फसल का। तो फिर उपाय रासायनिक खेती करनी ही नहीं, फिर खरपतवारों के द्वारा उपयोगी बनाना है। खरपतवारों ने जो जड़ों से रस छोड़े थे वो जमीन के लिए उपयोगी थे, वही दूसरी फसल के लिए उपयोगी है। हमें उनके नियंत्रण को पहचानना है, हमें उनका नाश नहीं करना है। क्या करना है? नियंत्रण को पहचानना है। समझदार व्यक्ति में खट पहचान में आ जाता है, अच्छा ये काम चल रहा है, अब इसको ऐसे कर लो। पहले से हमारे पूर्वज सारे के सारे इस तरीके के प्रयोग करते हैं। नियंत्रण को पहचान नहीं रहा ना किसान, तो नहीं वो सीधा उसका सर्वनाश कर देता है, वही उसको डैमेज कर देता है। देखो बेटा, इसमें मेरा निवेदन थोड़ा है सा कि नाश की प्रकृति में कोई क्रिया नहीं है, रूपांतर है, प्रकृति में नाश नहीं है। जैसे पदार्थ ही प्राणावस्था में रूपांतरित हुआ है और ये यहाँ से यहाँ रूपांतरित होता है। ये यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, और ये यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ। ये सारा रूपांतर है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है भैया। पूरी तरीके से देखोगे तो स्वयं स्फूर्त तरीके से क्रियाशील है। मनुष्य इसको समझ के इनके साथ जिएगा। अब ये लाल निशान हमने लगाए, कौन कौन से? ये मनुष्य अपने को ज्ञानावस्था में होना देखता है, ज्ञानी नहीं है, इसका अभी पूरा संकेत मिल रहा है। क्योंकि ज्ञान होने पर व्यवस्था के साथ जीना होता है, ज्ञानी नहीं है क्योंकि अव्यवस्था पैदा करता है। तो धरती के साथ अव्यवस्था पैदा की है किसने? मनुष्य ने। पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ। तो मनुष्य में ही अभी गड़बड़ है। इसलिए प्राकृतिक खेती कहो, जैविक खेती कहो, और दुनिया भर के नाम ले लो, ये सब काम। फिर इससे पहले तो मनुष्य का इलाज करना पड़ेगा। क्या बात है? खेती को तो छोड़ो, पहले मनुष्य का ही सभी का ऑपरेशन कर दो। इतना ही निवेदन करना चाह रहा था। बात तो इतनी है, आदमी का दिमाग ठीक होगा, सब कुछ हम यही कह रहे हैं कि यदि हमने अपनी सोच नहीं बदली तो हम इन चीजों के विशेषज्ञ हो जाएंगे। जैसे वैज्ञानिक यहाँ विशेषज्ञ है और हम कहाँ हो गए? यहाँ विशेषज्ञ हो। तो विशेषज्ञ ना होकर हम एक पूरे आदमी की तरह चलें और पूरी व्यवस्था को समझें। इससे बहुत धरती का उपकार होगा और इससे कार्यक्रम बनेगा। क्या कार्यक्रम बनेगा? मैं छोटा सा हिंट दे दे रहा हूं। उत्पादन का प्रबंधन, उसका प्रमाणीकरण, उसका प्रोसेसिंग, उसके लिए क्या मशीन लगाओगे, उसके लिए कैसे ब्रांड बनाएंगे, कैसे बाजार में बेचेंगे।
क्योंकि अभी मैं आज की भाषा में बात कर रहा हूँ, तो इन सारी चीजों को एक जगह जोड़कर चलेगा तो क्या एक किसान चलेगा या पूरा गांव चलेगा? सबको चलना पड़ेगा। और चलना चाह रहा है एक किसान, ये तो मजबूरी में चल रहा है बेचारा। कोई प्रतिभा संपन्न किसान है, मजबूरी में चल रहा है, अलग बात है, चलना तो सबको था। और अभी गांव की हालत क्या है? जो चल रहा है उसकी टांग खींच रही है या उसको सहयोग दे रहे हैं? नहीं बताओ, जो चल रहा है उसकी टांग खींच रही है या उसको सहयोग मिल रहा है? मैं तो पिछले 7 साल से बहुत रहा हूँ, आप हमारे से पहले बने। तो मेरा निवेदन ये है कि हम लोग उसी तरीके से, गति हम सबकी एक जैसी है, हम सबका पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हमको आदमी पर काम ज्यादा करना है, खेत पर काम कम करना है। खेत तो काम कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है। ये गड़बड़ तो सारी आदमी के साथ हो रही है। जो मेरी जेब काट रहा है वो भी एक आदमी है। यहाँ देखो तो सही, पूरे जाल में आदमी बैठा है। यहाँ पूरे जाल में आदमी बैठा है, यहाँ पूरे जाल में आदमी बैठा है, यहाँ पूरे जाल में आदमी बैठा है। तो सारे क्रियाकलाप कहीं ना कहीं आदमी के अंदर जो गड़बड़ है उसको कैसे मिलकर सजाएं, इस पर काम की जरूरत है। और मैंने ये पहला निवेदन आपसे इसीलिए किया कि अभी हम तरीकों पर ज्यादा काम कर रहे हैं, हमको काम करना है अपनी सोच पर। इसमें भी दूसरे पर काम कम करना है, अपने भी ज्यादा काम करना है। इसमें एक बड़ा मुद्दा और आता है, पता लगा दूसरे को सुधारने में लगे, दूसरा सुधारता कुछ है नहीं, समाज सुधार की हालत बड़ी खराब है। इसलिए अपने में सुधार का तरीका है कि हम अपनी सोच में बदलें और सोच के केंद्र में क्या आ जाए? व्यवस्था आ जाए। तो प्रकृति की व्यवस्था को समझकर हम अपने कार्य व्यवहार को आगे करें, ये खेती की एक मौलिक बात आती है। और उसी के आधार पर हरियाणा में एक बढ़िया पहल हो गई है। मेरा निवेदन है आपसे, मैं शुरुआत बताना चाहूँगा। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर अजीत सिंह, हिसार यूनिवर्सिटी में, आपके परिचित हैं किसी के? नाम सुना है किसी? हाँ, तो उन्होंने अभी कई वर्ष पहले से हम लोगों की आपस में मुलाकात रही और उन्होंने उस मौलिक बात को पहचाना और उन्होंने ये बात कही कि ये सारा जो तंत्र, चाहे हम एक विश्वविद्यालय को देखें, चाहे हम एक अनुसंधान को देखें, चाहे हम किसान को देखें, चाहे हम वैज्ञानिक को देखें, हमको दिख तो आदमी रहा है, पर आदमी पर काम कैसे बढ़िया हो और आदमी की मानसिक चेतना में कैसे हम एकदम गुणात्मक परिवर्तन के लिए उसको सुझा दें, कोई चीज उसकी जिज्ञासा को जगा दें ताकि वो अपने में सोचने लगे, हाँ बात तो ठीक है, मेरा एक गांव है, मेरा एक परिवार है, मैं भी एक आदमी हूँ, कैसे मैं अच्छे ढंग से जी सकूँ। तो इसकी शुरुआत आपके यहाँ हो गई है और वो एक केंद्र बन गया है जहाँ पर वो लगातार इस तरीके का अध्ययन चल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि एक बार आप भी वहाँ जाएँ, बहुत बढ़िया तरीके से बैठकर वीडियो वगैरह बनाएं और खेती से उसका क्या संबंध है, कोई बात होगी तो मैं आपके साथ हूँ, ये सभी साथ हैं, ये पूरी टीम। देखिए क्या सब, अब यहाँ कोई भूमिका तो अलग नहीं कर सकता ना, ये उंगली भी वही काम कर रही है, एक हाथ भी वही काम कर रहा है, पेट भी वही काम कर रहा है, सभी मिलकर तो काम कर रहे हैं। तो वो सभी सारा आयाम आपके अंदर भी फैलेगा। जब हम विशेष हो जाएंगे तो हमारे अंदर आवेश आ जाएगा, हम दूसरे की बात कम सुनेंगे, तर्क से अपनी बात को ज़्यादा महत्व देंगे, अपने को ज्ञानी मानेंगे और दूसरे का कद घटाने की कोशिश करेंगे। ये सारी बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हमने विशेषज्ञ होकर बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। विशेषज्ञ का मतलब है जिसके पास सूचना ज़्यादा आ जाती है और सूचना ज़्यादा आ जाती है और उन सूचनाओं को वो ज्ञान मान लेता है कि मेरी ये जो सूचना है ये क्या है, यही ज्ञान है। जैसे ये देखोगे ना तो इन तरीकों को सारों को करके मैंने खुद ये देखा है कि जब हम गो आधारित खेती में घुसे थे तो बहुत जुनून अपने अंदर था। तो मैं देखा कि जितना पैसा पुराना, मैं पचमढ़ा करके पथमेड़ा की गौशाला है, वहाँ मुझे पता लगा कि वहाँ पर कई वर्ष पुराना पेशाब आपको मिल जाएगा। तो मैं प्रयोग करने के लिए उसमें लाया, कुछ कीड़े थे बाद में, उनको देखना है, पूरी बेल्ट में थे यहाँ पर, आम की बेल्ट में। तो वहाँ से मैं पेशाब लाया। उस पेशाब की खुशबू में मैं बताता हूँ कि जब उस पेशाब में हमने काम किया तो 5 दिन तक हमारे हाथ की जो बदबू थी ना पेशाब की वो नहीं थी। समझे? तो डर ये लगा कि परिवार के लोग भी घर में बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे क्योंकि हम तो उसका स्प्रे कर रहे हैं, सिर में भी गिर रहा है,
पूरे शरीर में से उसकी महक उठ रही है। और अब जब आदमी कोई मिलने आया तो वो कई बार सूंघता था, तो हम उसको बता रहे कि भाई हम जैविक खेती कर रहे हैं, ये बाहर कहीं से नहीं आ रही है, यहीं से निकल रही है। इधर का प्रयोग। ठीक है। अच्छा, कोई करने को तैयार नहीं। मेरे यहाँ शहजाद राम का एक लड़का गाँव का काम करता है, उसकी पत्नी ने उसको आने के लिए मना कर दिया, फिर शरीर में से बदबू आती है तो मत जा कर। अब हमने कहा ये तो खेती का संकट हो गया हमारे लिए। तो हमने कहा कि भाई गाय का दूध, घी, ये सब चीज तो ठीक लगे यार, हम लोग ये खेती के नाम पर पेशाब में कहाँ घुस गए। तो कई कल्पना आती है। फिर छोटे बड़े किसानों का जिक्र आता है, आधा किले का किसान, अब वो क्या करेगा। फिर बड़ी बड़ी छोरी आती हैं, इसमें इसको मिलाओ, इसमें इसको मिलाओ। अब काम नहीं हुआ था, उसने कहा अच्छा तुमने पहले मिला दिया, ये बाद में ये मिला। अब ये चूर्ण बनाने के सब तरीके भी आ गए। तो हमारा निवेदन आज आपसे ये है कि जो भी ये चल रहा है भाई, इन पर चर्चा करनी बंद कीजिए। मैं बिल्कुल निवेदन कर रहा हूँ आपसे, इनका चर्चा बंद कर दीजिए, नहीं आपका अस्तित्व खतरे में है पूरा। ये तो किसी आदमी ने कोई चीज खोजी थी, अपना नाम रख दिया, अब उसमें एक पहचान की भूख होगी या कोई चीज उसकी भूख होगी या कुछ भला करना चाहता हो, कर दिया उसने। उसका दिल से सम्मान करो, कोई बुराई नहीं करता, लेकिन इनको ढो मत सर पे चले, क्योंकि इससे तुम्हारा वर्गीकरण हो जाएगा। किसान की एक ही परिभाषा है, क्या? प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था को अध्ययन पूर्वक समझा। क्या परिभाषा है किसान? जो 50 साल पहले वाले बुजुर्ग खेती करते थे वो प्रकृति की, उससे भी और बेहतर, क्योंकि अब उनको भी बीच में लाओगे तो फिर बुजुर्गों को पकड़ लें। बुजुर्गों को इसलिए पकड़ना है, यदि बुजुर्ग इतने बढ़िया थे तो तुमने ये खेती क्यों अपनाई? सवाल करेंगे ना, वो नहीं करेंगे। ये थीम दी मारो, बुजुर्गों को भी संकट में मत करो। बुजुर्गों को यह कहो कि बुजुर्गों ने जो अब तक प्रेरणा दे दी, जो बताया, मौसम बता दिया, फल बता दिए, घासों की पहचान करा दी, बुजुर्गों ने कम काम किया है क्या? आप बताइए मुझे, बुजुर्गों का मैं कितना कृतज्ञ होता हूँ कि घास की पहचान कहाँ से मिली हमको, अनाज की पहचान कहाँ से मिली, मौसम की पहचान कहाँ से मिली। अब सारा कुछ तो आपको बुजुर्गों से मिला है, लेकिन व्यवस्था की पहचान बुजुर्गों से नहीं मिली। ध्यान करना पूरी तरीके से। बिल्कुल उन्होंने प्रकृति के घटनाक्रम को देखा है। बिल्कुल अनपढ़ थे जी, हर पौधे का नाम, खरपतवार का, वीड का, डोड़ी का, अरे 200 पौधों को बता दे, 200 पौधों को। इसको बोलते हैं कला। हमारे बुजुर्गों का जो कला क्षेत्र था, चीजों को पहचानने का जो क्षेत्र था, वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना, क्या बताए, प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना, यदि वो उस समय हमको बता दिए होते तो हम इस बवाल के चक्कर में क्यों फंसते। ये बात पूरी तरीके से पकड़ लें। इसीलिए क्या है ना, यहाँ भी झंझट होता है। जब मैदान छोड़ते हैं ना मंच पे से लोग, तो अंत में बढ़िया बोलने वाले, हमारे बुजुर्ग जो करते थे वही जैविक खेती। अरे भैया ऐसा करते थे, फिर हमने कहा हमारे सिर पर कागज धर दिए का नस्तर हमने जो ढोएंगे, पीड़ा तो उसको होगी जिसने करा है। मैं 10 साल तक अपनी इकोनॉमी को खतरे में करके परिवार की गाली खाया हूँ, 10 साल तक। और ये बैठे, ये तपस्वी सब ऐसे ही हैं, कोई बोले अंदर से ना बोले, लेकिन जब समाज के साथ में तुलना होती है तो हमको कितनी ताकत लगानी पड़ती है अपने वजूद को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी फसल जो दिखती है और हमारी जो फसल दिखती है उसमें अंतर दिखता है। अभी तक किसान की इतनी भी दृष्टि नहीं है, खेत में से गन्ना निकला 400 कुंटल और हल्दी निकली है 200 कुंटल। गन्ना कितना निकला? 400 कुंटल। 400 कुंटल गन्ना कितने का? 300 रुपए कुंटल पे लगाओ, 1,20,000 रुपए का। और हल्दी निकले 200 कुंटल। ये 4 एकड़ खेत की बता रहा हूँ, क्योंकि गन्ना बहुत कमजोर था। हल्दी निकली 200 कुंटल, 200 कुंटल हल्दी है 12 लाख रुपए की। किसान को क्या दिख रहा है? किसान खेत में गन्ना तो कुछ है नहीं। ये दुर्दशा में तो देखना भी नहीं जाता। भाई मेरी फसल में कौन सी फसल में इकोनॉमी आ रही है तो दिख ही नहीं रहा। अभी हमने अभी एक प्रयोग किया पीछे, उसमें हल्दी लगाई, हल्दी के साथ धान लगा दी,
धान निकला 2 कुंटल, ज्यादा नहीं निकला 3 कुंटल। अब उसमें 8 कुंटल हल्दी निकली है, वो नहीं दिख रही उसने हल्दी के बारे में पूछा ही नहीं, उसने तुलना करी है, पर तेरी शर्ट पीली मेरी पीली बस खत्म। तो जब किसान की दृष्टि इतनी छोटी हो बेटा, तो हमको एक बड़े मन से काम करने की जरूरत है। उसको दिखाना है कि देखो भाई, तुम जो देख रहे हो, तुम केवल उत्पादन को देख रहे हो और मैं व्यवसायी होकर आमदनी देख रहा हूं। मैं इज्जत के साथ देख रहा हूं कि इज्जत के साथ पैसा कैसे कमाऊं। ये दृष्टिकोण में बदलाव करना है कि नहीं करना है? अभी तुम किसी किसान से बात कर लो, जितनी बात पूछेगा ये बताएगा मतलब खाद बताओ क्या लाओ, बीज कहां से लाओ, और जब ये उत्पादन से टकरा फिर बेचने खाने, मतलब उसको कुछ ही चिंता कुछ इसके साथ भयानक चिंता है। तो मेरा मन यह है कि अपने को किसी ऐसे वर्गीकरण से बाहर निकालो, बिल्कुल बाहर निकालो और एक पवित्र और सच्चा किसान होकर खड़े हो। मैं इसलिए आपसे मित्रता में कह रहा हूं कि मैं किसी के कद को छोटा नहीं कर रहा, मैं महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ हूं। जितने लोगों ने ये सब आवाज उठाई, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हमने 10-10 साल लगाए उनके साथ और उनकी बात को कभी काटते नहीं, कहते हैं जो तुमने किया कम से कम उससे हम आगे बढ़े। लेकिन अब जो रास्ता जाता है वो सबका साझा रास्ता है, वर्ग से साथ नहीं जाएगा। नहीं, तुम पहले पीले कपड़े पहनो जब आओगे हमारी टीम में, अभी यही तो कर रहे हैं हम लोग। तो हम कोई कोड ना बनाएं, ड्रेस कोड ना बनाएं, भाषा कोड ना बनाएं, तरीके को कोड ना बनाएं, हम बनाएं ज्ञान को। ज्ञान साझा होता है। धरती कैसे काम करती है, पेड़ पौधे कैसे काम करते हैं, पशु पक्षी कैसे काम करते हैं, इसमें मैं 3 ही सूत्र आपको देता हूं। धरती का परिणाम बना रहे ये किसान की भूमिका है। धरती के भौतिक रासायनिक क्रिया में कोई भी व्यतिरेक पैदा ना हो, ये सच्चे किसान की पहचान है। इसलिए वो बाहर से कोई ऐसी चीज ना डाले ताकि रासायनिक क्रिया में परिवर्तन हो जाए और भौतिक क्रिया में परिवर्तन हो जाए। दूसरा काम क्या करें, पेड़ पौधों की बीज परंपरा खराब ना हो जाए, ये एक सच्चे किसान की पहचान है। और पशु पक्षियों की वंश परंपरा खराब ना हो जाए, ये सच्चे किसान की पहचान। जो चीजें हैं वो रहे। अभी हमने देखा कि पूरे जंगल में से तालाब खत्म कर दिए। नदियों के बारे में सोचता हूं तो नदियों से बढ़िया कोई प्राकृतिक सिंचाई व्यवस्था नहीं थी। और नदियों के साथ जो कुदरती सिंचाई थी वो जंगल के तालाब थे। और जंगल के तालाब का केवल पानी का संबंध नहीं था, जंगल के तालाब का संबंध जैव विविधता से था। वहाँ मेढक भी है, सांप भी है, वहाँ दुनिया भर की चीजें भी हैं और वहाँ के साथ ताप का नियंत्रण भी है, वहाँ के पास में कीड़ों का नियंत्रण भी है। सारी चीजों के होने से बीमारियों का नियंत्रण है। तो जिनको जो स्रोत हमने खत्म कर दिए, तो क्या हम समझदार लगता नहीं? ये समझदारी की पहचान हुई। नदियों को नाला बना दिया, तालाब पाट के खत्म कर दिए, अब तालाब खुद रहे नए और पानी का स्रोत है नहीं। हमने तालाब खोदा, तालाब खोदने के सारे खेत का लेवलिंग कराया, क्योंकि हम यहाँ सारे खेती के तरीके बदल गए। यहाँ बंदर बहुत ज्यादा है, बेहिसाब बंदर, मतलब 200-200 के झुंड है। गन्ना तो मतलब कई सौ कुंटल गन्ना साफ हो बंदर। हाँ, तो अब क्या करें, जड़ी बूटियां मारे, क्योंकि आदमी तो बंदर से ज्यादा चालाक है। हल्दी नहीं खाता, लेमन ग्रास नहीं खाता, सतावर नहीं खाता, सरफगंधा नहीं खाता और कोई चीज नहीं खाता। जो नहीं खाता उनके दाम बहुत अच्छे, लगाओ खूब, क्या आपत्ति आ गई? रास्ते तो निकल आएंगे ना, रोने से थोड़ी काम चलेगा। सब वो प्राइम मिनिस्टर को लिखो बंदर बहुत आगे हमारी, आप प्राइम मिनिस्टर बंदर पकड़ेंगे क्या? ये तो किसान को देखना पड़ेगा। अब मेरे खेत में क्यों जाते, मैं बाग के एंड पर हूँ। सारे बाग के बंदर जो है जब दावत उड़ाना आते हैं हमारे पास आते हैं, तो हमारे 2 आदमी लग रहे हैं। हमने कहा 2 आदमियों का खर्चा, आप सारा खर्चा लगाते हैं। अब हम परिवार के देख रहे हैं कि हमारा इन्हीं पिछले 3 सालों में हमने हिसाब ऑडिट करके लगाते हैं तो पता लगा कि हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए के खर्चा बंदरों पे बढ़ा है। जितनी लेबर हमारी लग रही थी उसमें 2-3 लेबर का जो खर्चा बढ़ा है वो बंदरों के कारण बढ़ा है। उत्पादन भी प्रभावित हुआ। तो अब तरीका बदल दिया। अब इस साल से क्या कर रहे हैं, छोटे लॉट जहां जहां नहीं आते वो पेड़ के पास नहीं आते, तो आज आपके द्वारा सभी से एक अमरूद का पेड़ लगवाना है, क्योंकि जहाँ खाने को फली खत्म हो गई। तो अब जो खेत तैयार हो रहा है
उसी में सांझ जब आपके आने की बात बनी तो गड्ढे खोद कर आया, मैंने सबके हाथ से एक एक अमरूद का पौधा रखवाऊंगा, क्योंकि जब कभी बुलाया करूँगा तो अपने पेड़ के तो खा जाओ कम से कम। ठीक है ना, ये तो दोस्ती अब लंबी चलेगी ना, क्योंकि धरती पर कोई ये सब पक्की पता है कि यहाँ हम जीने के लिए ही आए हैं, ना खाली हाथ आए हैं ना खाली हाथ जाएंगे। हम बिल्कुल जीने के लिए आए हैं और जीने का प्रमाण देकर अपनी परंपरा को जाएंगे। मैं अच्छी जिंदगी जिया हूँ और आने वाली पीढ़ियों को ये बता कर जाऊंगा तुम भी मेरे से अच्छी जिंदगी जी सकते हो। ये तो जरूरत है, उल्टा पुल्टा बोलने की क्या जरूरत है। तो यहाँ मैंने ये बात आपको पहले में रखी। अब मैं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पर भी आपको जरूर चाय हो गया आप हो जाए सबके लिए। भाई एक बार हो जाओ तो फिर मेरे तुम्हारी कमांडर देखो क्या करेंगे, रोटी खिलाएंगे क्या करेंगे।